कैसे हैं सभी। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूसीआई कराला लाइव पर। तो दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने लगभग 11 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। काफी सारे बच्चों के कमेंट आए, हमें अच्छा लगा देखकर। तो ऐसे ही आप वीडियो के साथ जुड़ते रहिए, अपनी भागीदारी भी हमें दिखाते रहिए। काफी बच्चों के कमेंट थे कि भाई सर को नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज कर दो। बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चन तो इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन उसमें जो एक्सप्लेनेशन हम आपकी कर रहे हैं ना वो कम हो जाएगी। हम एक्सप्लेनेशन कम नहीं करना चाहते। जितने भी वो क्वेश्चन आप लोगों को करवाए गए ना और उसमें जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपको 11 नजर आए, लेकिन वो 11 क्वेश्चन की अगर जब एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो वो 50 से ऊपर आपके क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। भारत में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को देखिए, और जिस बच्चे को इसका आंसर बताओ कमेंट में एक बार जरूर बताइए। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए आप इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है। तो दोस्तों पूंजीगत व्यय होता क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। देखो, सरकार बजट बनाती है। सरकार क्या बनाती है, बजट बनाती है। अब बजट में सरकार क्या करती है, एस्टिमेट अनुमान लगाती है कितना पैसा हमारे पास आएगा और कितना पैसा सरकार को क्या करना है, खर्च करना है। उसमें सरकार के द्वारा अनुमान लगाया जाता है बजट रिसिप्ट्स, बजट प्राप्तियां, बजट रिसिप्ट्स, बजट प्राप्तियां और बजट व्यय, बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर, बजट व्यय। और जब बजट व्यय होता है दोस्तों, उसको दो भागों में बांट दिया। एक है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, यहां से काफी सारे क्वेश्चन थे आपके। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी, एमटीएस में भी, यहां से काफी सारे क्वेश्चन थे। हाँ, तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लो, आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो दोबारा इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को हिंदी में ये आपका हो गया राजस्व व्यय, ये आपका पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। अब देखो दोस्तों होता क्या है ये राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। एक बार इसका एसेट्स और लायबिलिटी पर कैसे प्रभाव पड़ता है इसका एक बार वो कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। देखो, आपको पैसा खर्च करना है, आपको पैसा क्या करना है, खर्च करना है, एक्सपेंडिचर करना है। एक्सपेंडिचर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है असेट्स, असेट्स मतलब संपत्तियां। दूसरा ऑप्शन है लायबिलिटी, लायबिलिटीज देनदारियां। लायबिलिटीज का मतलब क्या है, देनदारियां। अब आपको पैसा खर्च करना है, जैसे एसेट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, लैंड, जमीन। पैसा खर्च करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जमीन परचेज कर लो। जमीन परचेज होगी तो आपकी एसेट्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, आपका खर्चा हो जाएगा। दूसरा लायबिलिटीज, देनदारियां। अब देनदारियां क्या होती हैं, आपने किसी से पैसा उधार ले लिया। जब पैसा आप उधार लेते हो किसी से तो आपकी लायबिलिटीज क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। अगर आपको पैसा खर्च करना है तो जिससे उधार लिया था उसको पैसा रिटर्न कर दो। जब पैसा रिटर्न करोगे तो वो लायबिलिटीज क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। मतलब आपको अगर पैसा खर्च करना है तो आप दो काम कर सकते हो। पहला काम क्या कर सकते हो, अपनी असेट्स को बढ़ा सकते हो। असेट्स को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। या अपनी लायबिलिटी को क्या कर सकते हैं, देनदारियों को कम कर सकते हैं। अब जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहता है कि इसमें सरकार की असेट्स इंक्रीज नहीं होती। मतलब सरकार पैसा खर्च तो करती है, लेकिन कलर एक बार चेंज कर लेते हैं।
असेट्स इंक्रीज नहीं होती, मतलब जो सरकार पैसा खर्च करती है उस खर्चे में सरकार की कोई असेट्स नहीं बढ़ती और ना कोई लाइबिलिटी, कोई कर्जा सरकार का कम होता। उस टाइप का खर्चा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। मतलब सरकार पैसा खर्च तो कर रही है लेकिन उस खर्चे की वजह से सरकार की कोई एसेट्स नहीं बढ़ी, कोई संपत्ति नहीं बढ़ी। दूसरा, कोई लाइबिलिटी कम नहीं हुई, कोई कर्जा भी कम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सरकार खर्च की जा रही है। तो एग्जांपल, इसके एक या दो एग्जांपल समझाता हूं आपके, बाकी कॉन्सेप्ट में देखेंगे हम उसको। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे आप लोगों की सैलरी देगी सरकार, जो सरकारी एम्प्लॉय है उनकी सैलरी दे रही है सरकार, तो जो सैलरी दे रही है सरकार का खर्चा तो हो रहा है, उस खर्चे की वजह से कोई सरकार की एसेट्स नहीं बढ़ती, कोई लायबिलिटी नहीं कम होती, क्योंकि आपसे ना तो सरकार ने कर्जा लिया और ना आपसे कोई संपत्ति परचेज कर रही है। तो सैलरी का खर्चा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही सब्सिडी देती है सरकार हमें, जो सब्सिडी देती है वो भी कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फ्री फंड का खर्चा है। ना तो कोई सरकार जमीन खरीदनी, ना हमने किसी से कर्जा लिया हुआ, सरकार का वो कर्जा कम हो रहा, तो सब्सिडी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिफेंस के ऊपर किया गया खर्चा, ये सारे के सारे कौन से होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा खर्चा है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा जो सरकार के लिए किसी ना किसी असेट्स का, परिसंपत्ति का निर्माण करवाता हो या सरकार की देनदारियों में कोई ना कोई कमी करता हो, यानी कि इंक्रीज इन द असेट्स ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की असेट्स को क्रिएट करता हो, क्रिएशन ऑफ असेट्स फॉर द गवर्नमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिड्यूस द लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए देनदारियों को कम करना, वो भी कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय मानोगे? तो पूंजीगत व्यय कौन सा होता है? जिसमें आपकी असेट्स, ऐसा खर्चा जिसकी वजह से सरकार की असेट्स बढ़े, संपत्ति बढ़े और उस सरकार का कर्जा कम हो, उस टाइप के खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। तो पहला ऑप्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग, जो स्कूल बिल्डिंग बनेगी तो वही आपकी असेट्स क्रिएट हो रही है, असेट्स बढ़ रही है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ गया? स्कूल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, स्कूल भवन का निर्माण कौन सा खर्चा हो गया आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। बाकी पेंशन, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सब्सिडी, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पेमेंट ऑफ सैलरी, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इन सारे खर्चों की वजह से सरकार का पैसा खर्च तो हो रहा है, लेकिन उस खर्चों की वजह से सरकार की कोई भी असेट्स नहीं बढ़ रही और ना सरकार की कोई लायबिलिटी कम हो रही। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगली वीडियो जितनी भी आएंगे उसमें कोशिश करेंगे किसी ना किसी टॉपिक से वीडियो लेके आए, तो आप जितनी ज्यादा कमेंट करोगे उसी हिसाब से आप अगली वीडियो हो पाओगे। तो अगर आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बताइए, कमेंट कीजिए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, और इसी सीरीज को अगर आगे कंटिन्यू करें कि ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करते रहें तो वो भी एक बार आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे हम, एक्सप्लेनेशन भी साथ के साथ करेंगे। तो आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा वेस्ट ना करने की हमारी मेन प्रेफरेंस ये रहेगी, टाइम ज्यादा वेस्ट ना करें, कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड करवाई जाएं। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए, आंसर जरूर कमेंट करते रहिए। आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, सोचिए आपका एग्जाम चल रहा है, आंसर को रीड कीजिए और ऑप्शन कमेंट जरूर कीजिए आपका आंसर क्या है। अगर कमेंट करने की इच्छा नहीं है तो कॉपी में जरूर लिखिए, एक बार अपने आप को टेस्ट जरूर दीजिए, देखिए आपकी तैयारी किस लेवल पर है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन इस सीरीज का, वो है द एक्सचेंज रेट बिटवीन यूएस डॉलर एंड इंडियन रुपीज इज $1 15 का। नाउ इफ दिस एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस, $1 जो 60 रुपीज का हो गया, देन इन दिस सिचुएशन द इंडियन रुपी हैज अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो मान लीजिए एक अमेरिकन डॉलर और भारतीय रुपए के बीच विनिमय दर जो है $1 जो 55 रुपीज का था, वहां से बढ़कर $1 60 का हो जाता है। तो यह सिचुएशन क्या कहलाती है? ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर है यहां तक? अगर किसी कलर से आपको परेशानी हो रही है या और कुछ हो रही है तो आप वो भी कमेंट कर दीजिए, अगली वीडियो में वो कलर हम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जैसे $1 पहले कितने का था दोस्तों? 55 रुपए का था।
अब $1 की कीमत कितनी हो गई? 60 रुपए हो गई। ये चीज क्या होती है, इसमें जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट, विनिमय दर, विनिमय दर। अब विनिमय दर क्या होता है? मतलब एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करना एक्सचेंज रेट कहलाता है। अब इस एक्सचेंज रेट ये क्या हो रही है आपकी? बढ़ रही है। इस एक्सचेंज रेट बढ़ने की वजह से आप कह सकते हो डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी हटाओ, वैल्यू ऑफ रुपी, वैल्यू ऑफ रुपीज, ये लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ रुपीज क्या हो रही है? डाउन हो रही है। रुपए की वैल्यू क्या हो रही है? डाउन हो रही है। और डॉलर की वैल्यू, डॉलर की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखो पहले जैसे आप इसको समझो कि रुपए की वैल्यू डाउन कैसे हुई, कई सारे बच्चों को डाउट होगा यार पहले तो 55 का है अब 60 का हो गया, ये वैल्यू डाउन कैसे हो रही है? बढ़ रही है। नहीं, ये वैल्यू, रुपए की वैल्यू क्या हो रही है? डाउन। आप इसको इस बात से समझिए, $1, आप इसको कोई एक व्यक्ति लगाइए जो फॉरेन का है, दूसरे देश का है, वो एक व्यक्ति है, उस एक व्यक्ति का सामना करने के लिए आप कितने व्यक्ति जा रहे हो यहाँ से? 55। वो एक है और हम 55 है, मतलब हम ऑलरेडी कमजोर है, उस अकेले का सामना हम 55 लोग मिलकर कर रहे हैं। फिर अगली बार वो वापस जाता है और वापस जब हमारे पास आया यहाँ पर तो हम 55 उसके सामने कमजोर रहे, हमें 5 व्यक्तियों को और बुलाना पड़ा। अब हम उस एक ही व्यक्ति का, अब हम कितने व्यक्ति मिलकर सामना कर रहे हैं? 60 व्यक्ति। मतलब वो अकेला रहा, पहले हम 55 थे, अब हम कितने हो गए? 60। मतलब हम उसके मुकाबले और ज्यादा कमजोर हो गए। एक तो ये बात, और दूसरी बात हम कह सकते हैं वो अब हमारे सामने और ज्यादा ताकतवर हो गया। तो डॉलर की वैल्यू क्या हो गई? इसमें बढ़ गई। और रुपए की वैल्यू क्या हो गई? डाउन हो गई। इसी चीज को, इसी प्रोसेस को डेप्रिसिएशन ऑफ मनी या डेप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू कहा जाता है। वैल्यू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। तो वैल्यू डाउन होना किसी भी करेंसी का मतलब उसमें क्या हो गया? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, मतलब उस करेंसी की वैल्यू क्या होना? डाउन होना। तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया? ऑप्शन नंबर 4, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। लेकिन वहीं अगर वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे यहां पर डॉलर की वैल्यू क्या होगी? बढ़ गई, तो वो होगा एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। देखो ये डेप्रिसिएशन अपने आप हो रहा है मार्केट में अपने आप। अब डेप्रिसिएशन क्यों होता है? डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ जाती है? अब आप डॉलर को ज्यादा खरीदोगे, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है, डॉलर का रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब जब इंटरनेशनल लेवल पर जो हम ट्रेड करते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड हार्ड करेंसी में किया जाता है, और हार्ड करेंसी में मोस्टली करेंसी डॉलर ही है जिसमें हम व्यापार करते हैं। एक देश दूसरे देश के साथ जो भी व्यापार करता है वो मोस्टली डॉलर में किया जाता है। डॉलर को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं वर्तमान समय में। वैसे तो 4 हार्ड करेंसी हैं, उसको हम बाद में किसी को और क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी करेंसी की वैल्यू डाउन होना मतलब उस करेंसी में क्या लगना? डेप्रिसिएशन होना। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who is the ex officio चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो देखो नीति आयोग बच्चों होता क्या है क्या? नीति आयोग, तो जो नीति आयोग की स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को की गई। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। इस नीति आयोग की जो स्थापना है, अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट वो 15 अगस्त 2014 2014 लाल किले पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा फहरा रहे थे तभी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि हम प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग की स्थापना करेंगे। तो अभी हमने कहा प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। तो जो प्लानिंग कमीशन की स्थापना है दोस्तों वो 15 मार्च 1950 को हुई थी।
15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी। तो 65 वर्ष की अवधि के बाद एक नई संस्था, एक नए आयोग की स्थापना की गई जो नीति आयोग था। तो नीति आयोग यह, इसको थिंक टैंक की उपाधि मिली हुई, थिंक टैंक की उपाधि से इसको नवाजा गया है। और यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर कार्य करता है, सहकारिता संघीय पर कार्य करता है। ये सहकारिता संघीय एक मिनट, संघीय, चलो लिख लेना एक बार, गलती हो रही है लिखने में। चलो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर कार्य करता है, सहकारिता संघीय पर कार्य करता है। और जो नीति आयोग है यह लॉन्ग पीरियड प्लान बनाता है। क्या करता है? लॉन्ग पीरियड प्लान बनाता है, लंबे समय के प्लान बनाता है। जो प्लानिंग कमीशन है दोस्तों, वो छोटे पीरियड के प्लान बनाता था, वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। 5 ईयर प्लान जो है वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाए जाते थे। अब नीति आयोग 5 ईयर प्लान नहीं बनाता, ये लॉन्ग पीरियड प्लान बनाता है। तो इसमें अब 15 साल के प्लान बनाए जाते हैं। जो पहला 15 साल का जो प्लान है हमारा, वो 2017 से 2032 तक का है, और जिसको विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है, विजन डॉक्यूमेंट। अब नीति आयोग ये मोदी एरा के युग में बोला जाता है, मोदी एरा, और प्लानिंग कमीशन को नेहरू एरा। ठीक है, तो वर्तमान में नीति प्लानिंग कमीशन कार्य नहीं करता। प्लानिंग कमीशन की जगह पर कौन कार्य कर रहा है? नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन की आखिरी पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो 2012 से 2017 तक थी, जिसके बीच में 2015 में ही प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। अब नीति आयोग के मेंबर सदस्य कौन कौन है? तो जो उसका चेयरमैन है वो होता है पदेन प्रधानमंत्री, एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर। पदेन प्रधानमंत्री उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। इसके अलावा हम उसके वाइस चेयरमैन भी, स्पेशल इन्विटीज भी वो एक बार देख लेते हैं, वो कौन कौन है। जैसे वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं, स्पेशल इन्विटीज कौन कौन है ना, फुल टाइम मेंबर कौन कौन है, वो सारे एक बार देख लेते हैं कौन कौन है। एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन है, ये सारे एक बार यहाँ पर देखते हैं कौन कौन है। पहला वाइस चेयरमैन, तो वाइस चेयरमैन कौन है दोस्तों? सुमन बेरी। वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। मैं जूम कर देता हूं एक बार इसको, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। वाइस चेयरमैन सुमन बेरी। दूसरा एक्स ऑफिशियो मेंबर पदेन सदस्य, तो 4 पदेन सदस्य हमारे, वो है अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर। ये एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, पदेन सदस्य हैं। अब स्पेशल इन्विटीज, विशेष आमंत्रित टोटल 5 सदस्य हैं जो स्पेशल इन्विटीज हैं। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, वीरेंद्र कुमार, अश्वनी वैष्णव और राव इंद्रजीत सिंह। अब फुल टाइम मेंबर, तो फुल टाइम मेंबर टोटल 4 हैं। पहला है वीके सारस्वत, ये फॉर्मर डीआरडीओ चीफ है। रमेश चंद एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। वीके पॉल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। और अरविंद विरमानी एक अर्थशास्त्री, एक इकोनॉमिस्ट हैं। ऐसे ही सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कौन है? BVR सुब्रमण्यम, ये सीईओ है। इनको वर्तमान समय में ही इसी साल इनको नियुक्त किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपका। दूसरा गवर्निंग काउंसिल, तो गवर्निंग काउंसिल में कौन कार्य करते हैं? ऑल सीएम ऑफ स्टेट्स एक्सेप्ट दिल्ली एंड पुडुचेरी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार और स्पेशल इन्विटीज इसकी गवर्निंग काउंसिल है जो कार्य करते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ
ढांचा था हमारा नीति आयोग का। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों? वो हुई 1 जनवरी 2015 को। उसके चेयरमैन कौन है? वो है नरेंद्र मोदी, वर्तमान में एक्स ऑफिशियो पीएम, पदेन प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगा वो इसका सदस्य होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनको आप वीडियो को रोक के इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो वो इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, ये कौन हो गया हमारा? प्राइम मिनिस्टर। पॉइंट नंबर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, the poverty ratio in urban India has come down to कितना %? तो दोस्तों वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, लेकिन देखते हैं ये है क्या। देखो, पोवर्टी, गरीबी, पॉवर्टी, गरीबी। देखो, गरीब होता कौन है दोस्तों? गरीब वो व्यक्ति है जो अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, वो व्यक्ति गरीब है। अब भारत में गरीबी का जो आकलन है वो, देखो, गरीबी का आकलन करने के 2 तरीके हैं। पहला एक है रिलेटिव पॉवर्टी। आप रिलेट करके देखो, आपकी आय दूसरे की आय से ज्यादा है तो आप, वो व्यक्ति गरीब आपके मुकाबले। लेकिन आपकी अगर किसी व्यक्ति की आय के मुकाबले आपकी कम है तो आप उसके रिलेटिवली क्या हो जाओगे? पुअर हो जाओगे। तो ये भारत में फॉलो नहीं किया जाता। एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में 2 तरीके से आकलन किया जाता है। एक आ जाता है आपका कैलोरीज इनटेक के आधार पर, ऊर्जा आहरण, कि आप कितना कैलोरी आप गेन कर रहे हो उसके आधार पर कैलकुलेट की जाती है। दूसरा आ जाता है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के आधार पर। तो भारत में हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर के आधार पर जो है वो गरीबी का आकलन किया जाता है। वर्तमान में एक कमेटी है सी रंगाराजन समिति, सी रंगाराजन समिति, इसके आधार पर जो है गरीबी का जो डाटा है वो निकाला जाता है। यह इस कमेटी का जो निर्माण है दोस्तों वो सन 2012 में किया गया था। और इस कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट है, पहली रिपोर्ट है अपनी, वो जुलाई 2014 में पेश की गई थी। जुलाई 2014 में इस कमेटी के द्वारा पहली रिपोर्ट पेश की गई थी। और इस रिपोर्ट में अर्बन एरिया में जो आपका मंथली एक्सपेंडिचर जो डिनोट किया गया था पर पर्सन, वो आपका 1407 रुपए था। वो आपका कितना था? 1407 रुपए था। और रूरल एरिया में ग्रामीण क्षेत्र में जो मंथली एक्सपेंडिचर आपका पर पर्सन, वो आपका 972 रुपए 972। ये निर्णय लिया गया कि भाई जो मंथली पर पर्सन 972 रुपए खर्च कर देगा वो व्यक्ति गरीब नहीं होगा। और जो व्यक्ति शहरों में 1407 रुपए पर पर्सन खर्च कर सकता है वो व्यक्ति गरीब नहीं होगा। गरीब नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि वो व्यक्ति अमीर होगा, हम उस व्यक्ति को गरीब नहीं बोलेंगे। तो इस डाटा के आधार पर भारत की ओवरऑल पॉपुलेशन का 29.5% लोग गरीब थे। जिसमें से अगर आप अर्बन एरिया की अगर बात करोगे, अर्बन एरिया की, शहरी क्षेत्र की बात करोगे, तो शहरी क्षेत्र में ओवरऑल 26.4% व्यक्ति क्या थे? गरीब थे। और ऐसे ही अगर रूरल एरिया की, ग्रामीण क्षेत्र की अगर आप बात करते हो तो ग्रामीण क्षेत्र में 30.9% लोग क्या थे? गरीब थे। तो क्लियर है दोस्तों। तो वर्तमान में जो गरीबी का जो डाटा है वो किस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, या किस कमेटी के डाटा के आधार पर लिया जाता है? तो वो लिया जाता है आपका सी रंगाराजन समिति। इससे पहले सुरेश तेंदुलकर कमेटी का था। तो सी रंगाराजन समिति का गठन कब किया गया? 2012 में किया गया। और इसकी जो पहली रिपोर्ट है वो आपकी जुलाई 2014 में आई थी, जिसमें अर्बन एरिया के लिए पर पर्सन कितने रुपए का जो पॉवर्टी लाइन बनाई गई, 1407 रुपए डिसाइड किया गया। इसके नीचे
अगर कोई है तो वो व्यक्ति गरीब है। और रूरल एरिया में कितना बताया गया, 972 रुपए, जिसमें ओवरऑल भारत में अगर गरीबी देखी जाए तो कितने परसेंट व्यक्ति गरीब हैं, 29.5% लोग गरीब हैं। और वहीं अगर शहरों की बात करें तो शहरों की जनसंख्या का 26.4, और अगर गांव की बात की जाए तो गांव की जनसंख्या का 30.9%। तो इसमें क्वेश्चन यही था कि 2011 में शहरी भारत में गरीबी अनुमान घटकर हो गया था, तो कितना हो गया था, ऑप्शन नंबर 4 26.4%। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन पढ़िए एक बार। Who among the following was the chairman of National Income Committee? राष्ट्रीय आय का अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय आय का अध्यक्ष, देखो राष्ट्रीय आय होती क्या है दोस्तों, नेशनल इनकम। यहां से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब राष्ट्रीय आय होती क्या है, द इनकम ऑफ सिटीजन, जो भारत के नागरिकों के द्वारा जो आय कमाई जाती है। और कौन सी आय, फैक्टर इनकम, यानी कि फैक्टर इनकम, कारक आय, कारक आय। दो तरीके की इनकम होती है, एक होती है हस्तांतरण आय, ट्रांसफर इनकम, और एक होती है फैक्टर इनकम। ये होती क्या है, कॉन्सेप्ट में देखेंगे हम, कारक आय। कुछ टाइम के बाद कॉन्सेप्ट की वीडियो भी चैनल पे आया करेंगी, तो वहां पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाते। तो राष्ट्रीय आय में कौन सी इनकम इंक्लूड होती है दोस्तों, फैक्टर इनकम, कारक आय। और जो राष्ट्रीय आय होती है वो होती है इनकम ऑफ सिटीजन, इनकम ऑफ सिटीजन, भारत के नागरिकों की आय। अब भारत का नागरिक कहीं भी है, जैसे भारत का नागरिक अमेरिका में पैसा कमा रहा है, तो नागरिक तो भारत का है। जैसे टाटा कंपनी, कहाँ की कंपनी, भारत की कंपनी है, तो भारत में पैसा कमाए टाटा कंपनी या अमेरिका में पैसा कमाए, तो टाटा कंपनी है तो भारत की, तो फैक्ट्री इनकम उसकी कहाँ की हुई। फैक्ट्री इनकम का मतलब क्या है, जो फैक्टर्स का यूज करके, बेसिकली प्राइमरी फैक्टर हो जाते हैं इसमें। जैसे एंटरप्रेन्योर मालिक हो गया, तो मालिक जो भी प्रॉफिट कमाए कहीं से भी कमाए। दूसरा लैंड, लैंड के ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कोई भी दे रहा हो, चाहे अपने देश की कंपनी दे रही हो चाहे दूसरे देश की कंपनी दे रही हो, तो इंटरेस्ट आपका फैक्ट्री इनकम है। ऐसे ही कैपिटल, पैसा उधार दिया गया, पैसे पे क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, तो ब्याज आपका क्या हो जाता है, फैक्ट्री इनकम हो जाता है। तो ब्याज कोई भी दे रहा हो, चाहे अपने देश से आ रहा हो चाहे दूसरे देश से आ रहा हो, कैपिटल हो गया। तीसरा, फोर्थ हो गया लेबर हमारी, तो लेबर को क्या मिलता है, वेजेस, तो मजदूरी चाहे अपने देश के व्यक्तियों के द्वारा दी जाए या अपने देश की कोई कंपनी अपने देश के लेबर को वेजेस दे रही हो, या कोई दूसरे देश की कंपनी अपने देश के लेबर को क्या दे रही हो, वेजेस दे रही हो, तो वो वेजेस भी क्या है आपका, फैक्ट्री इनकम। तो फैक्ट्री इनकम जहां पर दो तरफा प्रभाव पड़ता है, फ्री फंड में जो पैसा नहीं कमाया जाता, ये जो इनकम है अर्न की जाती है, कमाई जाती है, तो उसका कमाई गई हुई इनकम को आप फैक्ट्री इनकम बोलते हैं। जैसे फ्री फंड में पैसा नहीं है, हमारे कोई देश का या हमारा कोई भाई बहन दूसरे देश में या कोई यार दोस्त दूसरे देश में गया हुआ है, वो वहां से पैसा भेजता है, तो हमारे पास पैसा आया, तो वो हमारी फैक्ट्री इनकम नहीं है, हमारे पास फ्री फंड में पैसा आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, पैसा वो भेज रहा है हमारे अकाउंट में, तो वो ट्रांसफर इनकम होगी, वो फैक्ट्री इनकम नहीं होगी। तो फैक्ट्री इनकम क्या है, इसका दो तरफा प्रभाव पड़ता है, बाइलेटरल इंपैक्ट पड़ता है। और भारत के नागरिकों की इनकम, चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना हो, तो जो भारत के नागरिकों की इनकम है वो भारत की क्या कहलाई जाती है, राष्ट्रीय आय। जैसे डोमेस्टिक इनकम होती है, एक क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय, घरेलू आय। अब घरेलू आय क्या होती है, अब भारत की घरेलू सीमा के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किसी ने भी पैसा कमाया हो, जैसे ये भारत है मान लेते हैं, भारत के अंदर पैसा कमाने वाली एक तो टाटा कंपनी है और दूसरी मान लेते हैं गूगल। गूगल एक विदेशी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है गूगल। अरे अनडू नहीं होगा, चलो कट गया। क्या लिखा था, इंडिया, इंडिया में एक तो टाटा कंपनी मान ली थी और दूसरा गूगल। टाटा कंपनी के द्वारा मान लेते हैं पैसा कमाया गया 1000 करोड़ रुपए, और गूगल कंपनी के द्वारा जो पैसा कमाया गया वो मान लेते हैं 800 करोड़ रुपए। पैसा कहां पर कमाया गया है,
पैसा भारत में कमाया गया है, तो ये भारत की घरेलू आय होगा, भारत की डोमेस्टिक इनकम होगा। तो डोमेस्टिक इनकम क्या है? भारत की घरेलू सीमा के अंदर जो पैसा कमाया गया है, इनकम अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। कमाने वाला कोई भी हो, चाहे भारत का नागरिक हो या ना हो, वो भारत की क्या होगा? डोमेस्टिक इनकम होगा। तो ये है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम घरेलू आय। अब डोमेस्टिक इनकम को आप नेशनल इनकम बनाओगे। आप क्या बना रहे हो? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। भारत की इनकम बनाओगे आप, भारत की राष्ट्रीय आय। अब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, शेष विश्व। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, शेष विश्व। शेष विश्व में भी मान लेते हैं कौन सी कंपनी कार्य कर रही है? टाटा कंपनी कार्य कर रही है। शेष कंपनी से मान लेते हैं, शेष विश्व से टाटा कंपनी मान लेते हैं 900 करोड़ रुपए कमा कर ला रही है। अब हमें क्या कौन सी इनकम बनानी है? नेशनल इनकम बनानी है। तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम कितनी थी? डोमेस्टिक इनकम थी हमारे पास 1800 करोड़। अब उसमें से अपने नागरिकों की इनकम को हमें जोड़ना है। तो टाटा कंपनी जो दूसरे देश में कार्य करती थी, वो इनकम हमारे यहाँ पर क्या होगी? ऐड होगी। लेकिन जो गूगल कंपनी है, गूगल कंपनी भारत की कंपनी नहीं है, ये पैसा बाहर जाएगा देश से, तो इस पैसे को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इसमें हम 900 करोड़ रुपए ऐड कर देंगे और 800 करोड़ रुपए हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करने के बाद ओवरऑल जो चेंजेस हुआ वो हमारा कितने करोड़ हो गया? 1900 करोड़ हो गया। और ये 1900 करोड़ हमारे देश की क्या बन जाएगी? नेशनल इनकम बन जाएगी, राष्ट्रीय आय बन जाएगी। अब जो दूसरे देशों से जो पैसा आता है दोस्तों, इसको हम फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, शेष विश्व से शुद्ध कारक आय बोलते हैं हम इसको। इस इनकम को हम क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं। और दूसरे जो पैसा गया है, जो पैसा ये गया है, इस पैसे को हम क्या बोलते हैं? इस पैसे को बोलते हैं हम फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, शेष विश्व को कारक आय। और इन दोनों का गैप ही, जो ये गैप है, इन दोनों का गैप फैक्टर इनकम फ्रॉम में से अगर फैक्टर इनकम टू अगर माइनस कर दी जाती है, तो जो बचकर आता है हमारे पास, उसको हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। फ्रॉम अब्रॉड या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो हमारा जो फॉर्मूला बना, इस फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ये फॉर्मूला क्या बना? डोमेस्टिक इनकम में आप NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दो, तो वो क्या बन जाती है? हमारी नेशनल इनकम। और डोमेस्टिक इनकम को आप NDPFC, लेकिन 1 जनवरी 2015 के बाद इसको आप MP रीड करने लग गए और नेशनल इनकम हमारी NNPFC, लेकिन इसको भी 1 जनवरी के बाद FC की जगह पर क्या आ गया? हमारा MP आ गया। और MP और FC के ऊपर अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, वो कॉन्सेप्ट में डिस्कशन करेंगे। तो आप NDPFC को NNPMP में कन्वर्ट करने के लिए आप NDPFC यानी कि डोमेस्टिक इनकम घरेलू आय में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शेष विश्व से शुद्ध कारक आय जो भी थी, उसको आप ऐड कर दो, तो आपकी क्या बन जाती है? नेशनल इनकम बन जाती है। तो दोस्तों जो नेशनल इनकम है, एक बार इस सारे को क्लियर कर देते हैं। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो आजादी के बाद इस पे एक तो पिछली क्लास में हम ऑलरेडी एक बात डिस्कस की थी, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने नेशनल इनकम की कमेटी के नेशनल इनकम पे पहली रिपोर्ट 1867-68 में रिपोर्ट पेश की थी। नेशनल इनकम की पहली रिपोर्ट दादा भाई नौरोजी के द्वारा, वो पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखी है तो एक बार जरूर जाकर देखिए उसको। तो जो आजादी के बाद जो इसके ऊपर जो पहली रिपोर्ट है दोस्तों, वो हमारी आई थी। एक नेशनल आजादी के बाद नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई थी। पहली बात तो नेशनल इनकम कमेटी का निर्माण किया गया 1949 में। नेशनल इनकम कमेटी का निर्माण कब किया गया दोस्तों? 1949 में किया गया, जिसने अपनी पहली रिपोर्ट 1951 में पेश की गई थी।
1951 में पेश की गई थी। और इस नेशनल इनकम कमेटी में का जो चेयरमैन था चेयरमैन वो आपके कौन थे? पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस इस कमेटी के क्या थे? चेयरमैन थे। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका अभी एग्जाम में क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का सदस्य नहीं था? तो राष्ट्रीय आय समिति का सदस्य नहीं था। तो चेयरमैन तो कौन हो गया आपके? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस के अलावा जो सदस्य थे दोस्तों वो थे आपके VKRV राव, ये मेंबर थे नेशनल इनकम कमेटी के, सदस्य थे। और DR गाडगिल ये भी आपके क्या थे? मेंबर थे। अगर इसी क्वेश्चन को आप घुमाकर ये भी बना सकते थे कि नेशनल इनकम कमेटी का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं है, तो आपका आंसर सी हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था नेशनल इनकम कमेटी का चेयरमैन कौन है, तो दोस्तों पीसी महालनोबिस। तो अगर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको बताऊं तो पीसी महालनोबिस की दोस्तों जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 29 जून 1893, 29 जून 1893 इनका बर्थ हुआ था। और इनकी जो डेथ है दोस्तों वो हुई थी 28 जून 1972। अब जो 29 जून है दोस्तों, 29 जून को ही हम लोग नेशनल स्टैटिस्टिक डे के रूप में मनाते हैं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब है हमारा? 29 जून। तो ये पीसी महालनोबिस की डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ही हम नेशनल स्टैटिस्टिक डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। और इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक डे आप हमें कमेंट करके बताओगे कि इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाया जाता है, वो आप हमें कमेंट करके बताओगे। हम अगली वीडियो में मैं उसका आंसर बताऊंगा और जिसका भी आंसर ठीक होगा कमेंट में उसको थंब मिलेगा, उसको वहीं पर ही जवाब मिल जाएगा। तो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाया जाता है ये आप कमेंट करके हमें बताओगे। तो यहां तक क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन रीड कीजिए एक बार, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। Which of the following is one of the open market operations by Reserve Bank of India? देखो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने के लिए एक नीति बनाई गई जिसका नाम था मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। उस मौद्रिक नीति के कुछ घटक हैं दोस्तों, उसमें से जैसे एक घटक आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इस ओपन मार्केट ऑपरेशन में दोस्तों आरबीआई के द्वारा ओपन मार्केट में गवर्नमेंट्स बॉन्ड की सेल और परचेज की जाती है विद द कमर्शियल बैंक। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। तो क्वेश्चन यही था, कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार संचलन में से एक है? तो खुले बाजार संचलन में क्या करता है? सरकार के द्वारा जारी बॉन्ड, यानी कि जो सरकार बॉन्ड जारी करती है उनकी खुले बाजार में खरीद फरोख्त यानी कि सेल और परचेज करना ही आपका ओपन मार्केट का ऑपरेशन कहलाता था। अब देखो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में कैसे यूज होता है इसका, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास पैसा ज्यादा था इसीलिए आपने डिमांड बढ़ी इसीलिए चीजों का प्राइस क्या हुआ? बढ़ा, प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। अब इन्फ्लेशन को ठीक करना है, इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए आपके पास पहली बात तो पैसा
कम करना पड़ेगा। पैसा जब तक आपके पास कम नहीं होगा, आपकी डिमांड कम नहीं होगी, और डिमांड कम नहीं होगी तो चीजों का प्राइस कम नहीं होगा। तो आरबीआई की मेन प्रेफरेंस क्या रहती है कि पब्लिक के पास पैसा कम करना है। और पब्लिक को पैसा देता कौन है? तो पब्लिक को पैसा देते हैं कमर्शियल बैंक। आप कमर्शियल बैंकों से पैसा उधार लेते हो, आपके पास पैसा ज्यादा आ जाता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई महंगाई दर यानी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है ताकि आप लोन कम लो। और दूसरा वही ओपन मार्केट ऑपरेशन का कैसे यूज करता है, तो सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड एंड परचेज। अब सेल कर रहा है, सेल का मतलब क्या है, देखो आरबीआई, और यहां पर लिख लेते हैं हम कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक, आरबीआई के पास गवर्नमेंट बॉन्ड थे, सरकारी प्रतिभूति यानी सरकारी बॉन्ड थे। आरबीआई ने बॉन्ड बेच दिए। आरबीआई ने बॉन्ड क्या कर दिए? बेच दिए। किसको बेचे? कमर्शियल बैंक को बेचे। फ्री में तो बेचे नहीं होंगे, तो बॉन्ड गए और कमर्शियल बैंक के पास, और कमर्शियल बैंक का जो पैसा था वो किसके पास चला गया? आरबीआई के पास। तो कमर्शियल बैंक ने अपना पैसा किसको दे दिया? आरबीआई को। और आरबीआई के पास जो सरकारी बॉन्ड थे वो किसके पास चले गए? कमर्शियल बैंक के पास। अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो गया। पैसा क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि उसने पैसा किसको दे दिया? आरबीआई को। कमर्शियल बैंक के पास क्या आ गए? बॉन्ड आ गए, उसने पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। अब जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो गया, तो पैसा कम है तो वो लोन ज्यादा दे पाएगा या कम दे पाएगा? तो वो लोन कम दे पाएगा। अगर लोन कम देगा तो धीरे धीरे पब्लिक में पैसा कम होने लग जाएगा और इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या हो जाएगी दोस्तों? ठीक हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड की क्या की जाती है? सेल की जाती है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। और डिफ्लेशन में वही दोस्तों क्या किया जाएगा? परचेज कर लिया जाएगा। डिफ्लेशन में परचेज कर लिया जाएगा। आरबीआई कमर्शियल बैंक से बॉन्ड जो है वो परचेज कर लेगा और अपना पैसा किसके पास पहुंचा देगा? कमर्शियल बैंक के पास। और कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, पैसा ज्यादा हो जाएगा तो वो लोन ज्यादा दे पाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई के द्वारा सरकारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉरेन बैंक ऑपरेशन इन इंडिया एज? आपने आंसर तो लगा दिया होगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 आपको अजीब सा जो है बैंक दिख रहा होगा। आईसीआईसीआई नाम सुना होगा, एक्सिस भी सुना होगा, एचडीएफसी भी सुना होगा। तो ये भारत के प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। दूसरा आपका फोर्थ ऑप्शन आपका बीएनपी परिबास। ये जो बैंक है दोस्तों, ये पेरिस फ्रांस का बैंक है। पेरिस फ्रांस 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 का बैंक है। और इस बैंक की जो स्थापना है दोस्तों वो आपकी 10 मार्च 1848 को हुई थी। 10 मार्च 1848, 10 मार्च 1848 को इस बैंक की क्या हुई थी दोस्तों? स्थापना हुई थी। और यह बैंक का जो हेड ऑफिस है वो आपका पेरिस में है, फ्रांस में है। यह फ्रांस का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है, बीएनबी परिबास। तो ये एक विदेशी बैंक है जो भारत में कार्यरत है, जो भारत में कार्य कर रहा है। तो आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक ये तीनों भारत के प्राइवेट सेक्टर के टॉप 3 बैंकिंग हैं। और एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? वो आप हमें कमेंट करके बताओगे। और इनका स्थापना वर्ष क्या है, और सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, दूसरे नंबर का बैंक कौन सा है, और तीसरे नंबर का बैंक कौन सा है? तो ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे। अगली वीडियो में मैं इनका आंसर आपको जरूर बताऊंगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Which of the following organization of the government of India has been reporting GDP at factor cost and market price? भारत सरकार के निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा संगठन कारक लागत और बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद की रिपोर्ट पेश करता है या रिपोर्ट देता है? तो दोस्तों देखो, नीति आयोग तो है नहीं इसका आंसर। नीति आयोग तो योजनाएं बनाता है। देखो, एक है आपका CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और दूसरा है आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करूं NSSO की स्थापना दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। तो NSSO जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, वो क्या काम करता है? तो वो देश के लिए एक ऐसी संस्था जो डाटा इकट्ठा करती है। जैसे सेंसस, जनगणना करवाई जाती है, तो जनगणना करवाने के लिए जो डाटा चाहिए, जैसे जब जनगणना हुई होगी, कोई ना कोई व्यक्ति आपके घर आया होगा, पूछा होगा घर में कितने मेंबर हैं, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसका क्या नाम है, कहाँ तक पढ़ाई की है, क्या करते हो, ये सब कुछ, कितनी मेल है कितनी फीमेल है, किसके आपके कितने बच्चे हैं, अगर शादी हो रखी है, तो सब कुछ डिटेल आपकी ली जाती है। तो वो जो डाटा है वो आपका NSSO के द्वारा लिया जाता है। तो ये डाटा इकट्ठा करने का काम करता है, और डाटा इकट्ठा करके डाटा को राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करना या कोई और GDP कैलकुलेट करना, GDP ग्रोथ वगैरह देखना, तो वो डाटा इकट्ठा करके किसको दे देता था? CSO को दे देता था। अब जो CSO है वो आपकी रिपोर्ट तैयार करता था। GDP में था इसलिए बोल रहा हूं अब, क्योंकि वर्तमान समय में इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, और मर्ज करके NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बना दिया गया। तो 23 मई 2019 को 23 मई 2019 को इन दोनों को मर्ज करके एक नया डिपार्टमेंट बना दिया गया, जिसको हम NSO बोलते हैं। अगर ये दोनों अगर आपके ऑप्शन में नहीं होते तो आप क्या टिक करते? NSO टिक करते। तो जो CSO है वो आपकी सारी की सारी रिपोर्ट तैयार करता है, नेशनल इनकम की कमेटी भी की रिपोर्ट तैयार करता था, GDP के ऊपर भी रिपोर्ट तैयार करता है। तो डाटा इकट्ठा करने का काम किसका? NSSO का था, और डाटा इकट्ठा करके किसको दे देता था? CSO को दे देता था, और CSO अपनी रिपोर्ट पेश करता था। और जो ये NSSO है और ये CSO NSO है जो वर्तमान में, ये आपका कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर कार्य करता है? MOSPI। अब ये आपकी जिम्मेदारी, आप बताओ ये कौन सा मिनिस्ट्री है? क्लियर है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे कि इस मिनिस्ट्री का नाम क्या है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not a component of capital expenditure? कैपिटल एक्सपेंडिचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम बार बार वही थ्योरी दोबारा नहीं करेंगे। हम आज ही की वीडियो में ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप जाकर देखिए उसको। अगर आपने वीडियो स्टार्ट नहीं किया, आज की शुरू से नहीं देखी, डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आ गए, तो एक बार स्टार्टिंग में जाइए, वीडियो को जरूर देखिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है दोस्तों? ऑप्शन पढ़िए आप, कमेंट कीजिए, आंसर क्या है आपका? फर्स्ट ऑप्शन, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, मशीनों का अधिग्रहण पर वह कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है? तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीन परचेज कर रहे हो, आपकी एसेट्स बढ़ रही हैं। इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज का भुगतान, यह नहीं है, ये क्या है? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व व्यय है। एक्सपेंडिचर और एक्विजिशन ऑफ लैंड, लैंड परचेज कर रहे हो, बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, तो ये भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन सा नहीं है? इंटरेस्ट पेमेंट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि ब्याज देने से आपकी लायबिलिटी कम नहीं होती। जैसे आपने किसी से पैसा उधार लिया, मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए उधार लिए किसी से, और आपको हर महीने 2000 रुपए ब्याज देना है। आप हर इस महीने गए 2000 रुपए का आपने उसको ब्याज दिया, तो ब्याज देने से आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम नहीं होता, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देने से आपकी लायबिलिटी कम नहीं होती। तो पेमेंट जो लायबिलिटी कम नहीं होती और ना असेट्स बढ़ती, ऐसा खर्चा कौन सा कहलाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 2 इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो टुक चार्ज एज द चेयरमैन of Insurance Regulatory Development Authority of India IRDAI का चेयरमैन कौन है मार्च 2022 के अनुसार? वर्तमान में भी वही है दोस्तों, बताओ इनका चेयरमैन कौन है? तो इनका चेयरमैन कौन है? देबाशीष पांडा, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में भी यही चेयरमैन है
IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों IRDAI का कार्य क्या है? जितनी भी ऐसी कंपनियां हैं जो आपका इंश्योरेंस करती हैं, तो उन सभी इंश्योरेंस कंपनियों को कंट्रोल करने का काम, रेगुलेट करने का काम, लाइसेंस देने का काम, क्या कहीं वो आपके साथ फ्रॉड तो नहीं करी, ये सभी देख रेख का काम, रेगुलेट करने का काम किस एजेंसी का है, किस अथॉरिटी का है? तो IRDAI। और दोस्तों अगर IRDAI की अगर बात करें तो इसका जो स्थापना है वो 1999 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो आपका हैदराबाद में है। वो कहाँ है? हैदराबाद, हैदराबाद। अगर हम बात करें फाइनेंशियल रेगुलेटरी कितनी है भारत में, तो 3 फाइनेंशियल रेगुलेटरी मेजर लेवल पर कार्य करती हैं। तो पहली तो आपकी IRDAI और दूसरा बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और शेयर मार्केट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो मैं आरबीआई का ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आरबीआई का स्थापना वर्ष क्या था और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है। आप हमें अगर कमेंट करके जरूर बताएं कि आरबीआई का हेड ऑफिस वर्तमान में कहां है और आरबीआई की स्थापना किस डेट को हुई, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस डेट को हुआ, तो आप हमें कमेंट करिए। और वर्तमान समय में आरबीआई का गवर्नर कौन है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो स्थापना है दोस्तों वो 1992 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहां है? मुंबई में है। वो कहां पर है? मुंबई में है। तो IRDAI के जो वर्तमान समय के जो चेयरमैन है वो कौन है दोस्तों? वो आपके देवाशीष पांडा। अब बात करें अगर आपकी सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो वर्तमान समय के इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? माधवी पुरी बुच, माधवी पुरी बुच। तो वर्तमान समय में उनके चेयरमैन माधवी पुरी बुच, ये सेबी के चेयरमैन है। आरबीआई का जो वर्तमान समय में जो गवर्नर है उसका ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रपोजल कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी ड्यूरिंग 1950 to 1990 हैज पीरियड द 1950 सिग्निफिकेंटली। 1950 से 1990 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अनुपातिक योगदान 1950 की अवधि में उल्लेखनीय रहा। तो देखो दोस्तों, कोई भी कंट्री है, कोई भी देश है, अगर वो देश जैसे जैसे तरक्की करता चला जाता है तो उसकी ग्रोथ में एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान कम होता चला जाता है। जैसे अगर हम बात करें जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आजादी के समय हमारे देश में कि 70% आबादी 70% पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर पर वर्क करती थी, कृषि क्षेत्र पर कार्य करती थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पर। और अगर बात करें 70% आबादी के द्वारा भारत के जीडीपी में जो हिस्सेदारी है वो आपकी लगभग 50% थी। मतलब 70% आपकी आबादी एक से एक सेक्टर पर कार्य कर रही है और आपके सकल घरेलू उत्पाद में, आपके जीडीपी में जो ओवरऑल प्रोडक्शन होता है उसमें मात्र 50% हिस्सेदारी आपकी थी। लेकिन जैसे जैसे भारत आजाद हुआ, आजादी के बाद मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होता रहा। अगर हम बात करें 1990 के आसपास की, तो 1990 में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो योगदान है वो 50% से, भारत के जीडीपी में 50% से घटकर कितना परसेंट रह गया था? 34% रह गया था। और अगर वर्तमान समय की, अगर करंट टाइम की अगर बात करें तो करंट टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान भारत के जीडीपी में वो लगभग कितना परसेंट है? 17% है। तो एक देश जैसे जैसे ग्रोथ करता है उस देश की तरक्की होती है, तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का जो योगदान है, कृषि क्षेत्र का जो योगदान है, उस क्षेत्र के, उस सेक्टर के, उस देश के जीडीपी में वो क्या होता रहता है? घटता रहता है। तो इसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो क्या होता रहा था? लगातार घटता रहा था, मतलब वो माइनस होता रहा था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट कैन बी एक्सप्रेस, देखो प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा,
सरकार बजट बनाती है, उस बजट के अंदर हम तरह तरह के घाटों को एक्सप्लेन करते हैं। तो उसमें से एक घाटा होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। ये होता क्या है? तो दोस्तों इसमें जो सरकार का जो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट था, ओवरऑल राजकोषीय घाटा था, जो राजा के खजाने में घाटा जितना हुआ, जितना उसको सरकार को खर्चा ज्यादा कर दिया, उतना सरकार के पास पैसा अवेलेबल नहीं था। मान लिया सरकार के पास पैसा अवेलेबल था 1000 करोड़ रुपए और सरकार के खर्चे हो गए 1200 करोड़ के, तो सरकार को 200 करोड़ का जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो सरकार को क्या करना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। तो जो सरकार जितना भी पैसा उधार लेती है जिस भी साल में, वो सरकार का फिस्कल डेफिसिट होता है। तो प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए, प्राथमिक घाटा निकालने के लिए सरकार अपनी बोरोविंग्स में से, अपनी उधार में से पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट माइनस कर देती है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का भुगतान क्या कर देती है? माइनस कर देती है। और जो आपका निकल के आता है वो आपका कौन सा घाटा आ जाता है? प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। बोरोइंग्स को आप फिस्कल डेफिसिट भी बोल सकते हो। फिस्कल डेफिसिट। बाकी इसकी डिटेल स्टडी हम उस कॉन्सेप्ट में ही करेंगे। कुछ समय के बाद आपकी कॉन्सेप्ट के ऊपर भी वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तो आपकी क्वेश्चंस के ऊपर ही चल रही है। बाकी अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए या क्वेश्चन पर ही चाहिए, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच 5 ईयर प्लान महालनोबिस मॉडल वाज इंप्लीमेंटेड? वैसे पीसी महालनोबिस होना चाहिए था। महालनोबिस मॉडल वाज इंप्लीमेंटेड। तो किस मॉडल में, किस 5 ईयर प्लान में पीसी महालनोबिस मॉडल को इंप्लीमेंट किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, सेकंड 5 ईयर प्लान, ऑप्शन नंबर 3। सेकंड 5 ईयर प्लान, जो सेकंड 5 ईयर प्लान क्या होती है दोस्तों? फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आपका, जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी दोस्तों, वो आपके 1951 से शुरू हुई थी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक। सेकंड 5 ईयर प्लान आपका 1956 से 61। थर्ड 5 ईयर प्लान आपका 1961 से 66। इस पीरियड के दौरान 62 में हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ, 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और 66 में देश में भयंकर सूखा पड़ा था। उसकी वजह से 3 एनुअल प्लान आए, 3 वार्षिक योजनाएं आई हमारी। जो वार्षिक योजनाएं जिनको हम प्लान हॉलिडे बोलते हैं, प्लान हॉलिडे, वो आपके आए 1967 से 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। ये 3 हमारे एनुअल प्लान हॉलिडे आए। इसके बाद 5 ईयर प्लान कंटिन्यू हुए। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान आपका 1969 से 74। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 79। इस बीच इमरजेंसी लग गई, 78 में सरकार बदल गई, जनता दल की सरकार आ गई, मोरारजी देसाई की सरकार आ गई। तो और 1980 में दोबारा कांग्रेस सरकार आ गई। तो इस बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, जैसे 1978 से 80 का रोलिंग प्लान जो आया हमारा, तो रोलिंग प्लान नाम दिया गया वो कांग्रेस सरकार के द्वारा। डिटेल में पढ़ेंगे तब उस बताऊंगा। तो इस बीच में एक हमारा पीरियड ऐसा रह गया था 1979 से 80 का, जो बीच में रह गया क्योंकि 80 में सरकार आई थी। तो सरकार ने जो छठा 5 ईयर प्लान है वो 1980 से 85 लॉन्च कर दिया। एक्चुअल में हुआ क्या था, 78 में मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, उसने पिछले 5 ईयर प्लान को रोक दिया बीच में। वो बोले हम अपना नया प्लान लॉन्च करेंगे। तो 78 से 83 तक उन्होंने अपना प्लान लॉन्च कर दिया। लेकिन 80 में दोबारा कांग्रेस सरकार आ गई। सरकार बोली हम उस 5 ईयर प्लान को नहीं मानते, हम अपना नया बनाएंगे। तो उन्होंने छठा 5 ईयर प्लान 80 से 85 लॉन्च कर दिया। अब क्या हुआ कि भाई 1974 से 78 तक तो ठीक रहा, 78 से 80 का ये दो साल का पीरियड रहा, जिसको रोलिंग प्लान नाम दिया गया। तो कांग्रेस सरकार ने क्या किया, इसमें से एक साल को इसी पीरियड में ऐड कर दिया। जो मोरारजी देसाई की सरकार ने जो 5 ईयर प्लान का जो पीरियड है वो काट दिया था, तो कांग्रेस सरकार के द्वारा उस 5 ईयर प्लान को पूरा कर दिया गया कि भाई इसको आप 74 से 79 ही कंसीडर करो। और जो एक साल बच गया था आपका 1979 से 80 का, उसको प्लान हॉलिडे का नाम दे दिया गया। क्लियर है यहाँ तक? फिर आपका यही प्लान आगे चलता रहा। 7th प्लान आपका आया 1985 से 90 तक। 90 में खाड़ी युद्ध शुरू हो गए थे और इकोनॉमिक क्राइसिस ज्यादा आ गए थे, तो देश में भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इंडियन इकोनॉमी को एक ओपन इकोनॉमी का दर्जा मिला। हम एक खुली अर्थव्यवस्था बने बंद अर्थव्यवस्था से, क्योंकि हमारी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, जिसमें भारत को
क्लोज्ड इकोनॉमी घोषित किया गया था और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो वर्तमान समय में लागू है 1991, जिसमें भारत को ओपन इकोनॉमी का दर्जा दिया गया। तो वो उस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से तीन जो है एनुअल प्लान आए हमारे 1990 से 91, 91 से सॉरी दो 91 से 92, ये दो एनुअल प्लान हॉलीडे आए। उसके बाद हमारे 5 ईयर प्लान आगे कंटिन्यू रहे। 8th प्लान हमारा 1992 से 1997 ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहे। तो 12th प्लान जो हमारा आया वो हमारा 2012 से 2017 ये हमारा आखिरी प्लान आया। और इस बीच में 1 जनवरी 2015 को भारत में 1 जनवरी 2015 को भारत में नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। और नीति आयोग का जो विजन डॉक्यूमेंट है, जो 15 साल का प्लान है, वो आपका 2017 से लेकर 2032 तक का था। और उस विजन डॉक्यूमेंट में अगर ये शायद रह गया था, तो विजन डॉक्यूमेंट में जो पहले 7-8 साल का जो प्रोग्राम है वो पुअर्टी इराडिकेशन, गरीबी उन्मूलन के ऊपर कार्य करेंगे। और ये जो 15 साल का जो विजन डॉक्यूमेंट है नीति आयोग का, उसमें पहली बार डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी को जगह दी गई है, जो किसी भी 5 ईयर प्लान में नहीं दी गई थी। तो रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा को आप इसमें शामिल किया गया है। तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है हमारा, वो पीसी महालनोबिस मॉडल के पर कार्य करता था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। वो क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास पर यह कार्य करता था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों। और इसी में दोस्तों अगर हम बात करें तो 3 आपकी जो स्टील प्लांट है दोस्तों, वो इसमें आपके खोले गए थे। अगर 1 मिनट अगर देख लेते हैं, अगर ओपन किया होगा तो, वरना हम यही लिख लेंगे, नहीं किया हुआ तो आप एक बार लिख लो। इसमें 3 जो स्टील प्लांट है दोस्तों, वो आपके इसमें सेटअप किए गए थे। तो पहला जो प्लान है, जो स्टील प्लांट है, वो दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट। ये जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है दोस्तों, यह ब्रिटेन की सहायता से खोला गया था और ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में खोला गया। दूसरा आपका भिलाई स्टील प्लांट, यह सोवियत यूनियन की सहायता से खोला गया। सोवियत यूनियन की सहायता से खोला गया था। कहां खोला गया था? छत्तीसगढ़ में खोला गया था। और थर्ड आपका रह गया रोरकिला स्टील प्लांट, यह वेस्ट जर्मनी की सहायता से खोला गया था। वेस्ट जर्मनी की सहायता से इसका निर्माण किया, खोला गया था इसको। और ये कहां खोला गया था? आपका ओडिशा में खोला गया। तो सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान ही ये काम हुए थे। और सेकंड 5 ईयर प्लान की अगर दोस्तों बात करें तो इसमें जो देश की जो टारगेटेड ग्रोथ रेट है, वो टारगेटेड ग्रोथ रेट आपकी 4.5% थी। 4.5% थी टारगेटेड ग्रोथ रेट। और अचीव्ड ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो वो आपकी 4.27% थी। क्लियर है दोस्तों? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर कार्य कौन सा आपका करता था? तो वो करता था सेकंड 5 ईयर प्लान। अब आपको कमेंट में मुझे ये बताना है कि हमारे देश का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 51 से 56, वो किस स्ट्रेटेजी पर कार्य करता था। तो ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैटर ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम? तो राष्ट्रीय आय को मापने की विधि नहीं है। तो दोस्तों नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की 3 विधियां एक अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स के द्वारा दी गई थी। तो वो तीनों विधियां कौन कौन सी हैं? एक है हमारा इनकम मेथड आय विधि, दूसरा हमारा प्रोडक्ट मेथड उत्पाद विधि, जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, मूल्य वृद्धि विधि, जिसको हम बोलते हैं मूल्य वृद्धि विधि। और थर्ड हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। तो ये 3 विधियां
से हम 3 मेथड से हम नेशनल इनकम की जो है गणना करते हैं। और साइमन कुजनेट्स एक शास्त्री थे जिनके द्वारा ये मेथड दिए गए थे। और भारत में हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को फॉलो नहीं करते, हम इनकम मेथड और प्रोडक्ट मेथड इनको फॉलो करते हैं। इनके आधार पर राष्ट्रीय आय का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? तो ऑप्शन नंबर 3 मध्यवर्ती माल विधि, ये कोई विधि ही नहीं होती। तो इसका आंसर ये हो गया दोस्तों। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। तो इसके अलावा जितने क्वेश्चन बचते हैं वो आपसे अगली क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, या अभी क्वेश्चन की सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। हाँ, कुछ भी डाउट हो आपका तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय।